दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर फ्रेंड। अभी तक हमने भारतीय अर्थव्यवस्था की सीरीज के 3 चैप्टर देखे, जिसमें हमने बेसिक को अच्छे से तोड़ा मरोड़ा, लंबी वीडियोस गई, देखा। सेकंड वीडियो में मैंने आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास को बहुत डेप्थ के अंदर समझा। ये नहीं कि ऊपर एक पेज में करा दिया, नहीं, 7 से 8 वीडियो बनी, जो भी बनी वो आपके सामने है, उसका हमने रिविजन भी किया। इसी की जैसे आर्थिक नियोजन हमने किया। आर्थिक नियोजन में हम नीति आयोग, योजना आयोग, ये विकास परिषद, ये सारी चीज़ों को लेके MCQ करा के और ये सारे पंचवर्षीय योजना का एक ओवरव्यू लेके कि क्या है, किस तरह से है, वो सारी चीज़ हमने देखी। साथ में मेंस के हमने क्वेश्चंस भी देखे। यानी कुल मिला के ये हुआ कि एक सीरीज हमारी बहुत अच्छे से चल रही थी। अब इसको आज हम रिवीजन के तौर पर भी लेंगे, यानी कि मैं आपको सभी सेगमेंट्स पढ़ाने की कोशिश करूंगा ताकि रिवीजन भी हो सके। कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि भाई एंड टाइम में पेपर आ रहा है तो लाओ भैया थोड़ा सर की 10 जो भी 20-25 वीडियो जो भी चैप्टर वाइज बनेगी एक सांस में फटाफट देख लो, ताकि रिवीजन एक क्विक रिकॉल भी जो हमें देखने को मिले। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए रिवीजन क्लासेस बनाई जा रही हैं, ताकि आपको एक हिंदी मीडियम को समानता का जो व्यवहार है वो मैं प्रोवाइड करा सकूं। इंग्लिश मीडियम वालों को ऑटो में दे चुका हूं, लेकिन हिंदी मीडियम में भी चीज़ें लेकर, क्योंकि आने वाले टाइम में मेरी ये सीरीज इंग्लिश में भी आएगी। खैर आगे बढ़ते हैं। तो यानी कि अब हम भारतीय अर्थव्यवस्था का आर्थिक नियोजन, ये चैप्टर नंबर 3 है दोस्तों, इस चीज़ को याद रखिएगा। क्योंकि ये इसके अंदर अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 3 हमें जो देखने को मिलता है। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो हम इसी का ही जो है रिवीजन आज हम करेंगे, एक क्विक रिवीजन। कि यहाँ पे मैं आपको कंसेप्चुअल नहीं समझाऊंगा, मैं सिर्फ आपको फटाफट एक ओवरव्यू देख के निकल जाऊंगा। चलिए, वही बात हुई थी है भाई, देखो ये कुछ है प्राचीन भारत का ही माइंड मैप है, आप इसको देख लेना, टेलीग्राम पे जाकर डाउनलोड कर लेना। ये कुछ किताबें हैं, अगर आप चाहो सपोर्ट करना चाहो तो ये मैंने कुछ एडवांस किताबें निकाली हैं, ये रिवीजन पर्पस के लिए ही किताबें हैं, आप इनको देख सकते हैं फ्लिपकार्ट या फिर हमारी वेबसाइट पे। ये कुछ गाइडेंस प्रोग्राम है जिसकी फीस 15,000 रुपये है, अब आने टाइम में 18,000 हो जाएगी इन फ्यूचर में। तो आप चाहो तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको बहुत कुछ मिलता है, टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज और साथ में मेंस की टेस्ट सीरीज, शॉर्ट नोट्स, माइंड मैप्स, गाइडेंस प्रोग्राम 1-to-1 मेरे द्वारा। तो काफ़ी कुछ इसमें सारी चीज़ें मिलती हैं, जिसकी कॉस्ट 15,000 रुपये है और ये वैलिडिटी हो जाती है 18 महीने होती है। 18 महीने बाद प्रोग्राम ऑटोमेटिक डीएक्टिवेट हो जाता है। देखो, नियोजन का मतलब यहाँ पे ये होता है कि हम किसी चीज़ को किस तरह से प्लानिंग करें। जैसे फॉर एग्जांपल आप ही हैं, अगर आप हैं फॉर एग्जांपल अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके दिमाग में भी एक माइंडसेट होगा कि ठीक है, इस महीने में जीएस कंप्लीट करूंगा, इस महीने में ऑप्शन करूंगा, इस महीने में ये करूंगा, इसमें ये करूंगा, वो करूंगा, आंसर राइटिंग करूंगा, फलाना करूंगा, ढिकड़ा करूंगा। कंसेप्ट मतलब कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप भी नियोजन करते हैं। तो उसी की जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर भी जो चीज़ें जो है नियोजन के थ्रू होती हैं। यानी कि कोई भी जब आर्थिक विकास के थ्रू जब बात करी जाती है तो कोई भी गवर्नमेंट जो चाहती है वो कहीं ना कहीं नियोजन के तौर पे ही आगे बढ़ना चाहती है कि एक सिस्टमेटिक वे में नियोजन करा जा सके। ये नहीं कि रैंडम पिक एंड कॉल वाला ना सिस्टम हो। यहाँ पे जो अगर बात करें तो मतलब कि एक तरह से एक सिस्टमेटिक वे में जो है नियोजन यहाँ पे होना चाहिए। तो नियोजन की डेफिनेशन यही हुई। बस अपने आपको यूपीएससी मान लो, यूपीएससी एस्पिरेंट, आपने अगर मान लो इस साल पीटी देना है या फिर मेंस देना है या फिर अगले साल पीटी मेंस देना है, तो जिस तरह से प्लानिंग करोगे कि इस महीने में इतने टारगेट कंप्लीट होना चाहिए, उस समय ये कंप्लीट होना चाहिए, वो कंप्लीट होना चाहिए, तो सेम प्रोसेस आप इसमें भी आप लगा सकते हो नियोजन के तौर पे। फिर हमें ये पता चलता है कि नियोजन का मतलब, यानी कि नियोजन से अगर बात करें तो इसमें राष्ट्रीय, सामाजिक और आर्थिक विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग ही सुनिश्चित जो बेसिकली नियोजन में किया जाता है। यानी कि जब संसाधन सीमित होते हैं और उनका जब हम कुशलतम उपयोग करते हैं तो उसको जो है नियोजन की प्रतिक्रिया में हम जो है शामिल कर लेते हैं। फिर हमें ये भी पता चलता है कि लोग भविष्य के लिए भी नियोजन करते हैं और इसी की जैसे किसी भी कार्य को करने से पहले उसके संबंध में सब कुछ पूर्व निर्धारित करना। यानी जब भी आप कोई काम करते हैं, जैसे आप फॉर एग्जांपल अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपने हर चीज़ को सिस्टमेटिक वे में कर लिया है, तो आपने पूर्व निर्धारित चीज़ों को कर ली, तो उसको जो हम नियोजन के तौर पर हम समझते हैं। नियोजन के अर्थ के तौर पर देखें तो नियोजन पूर्व में ही वह निश्चित कर लेना कि क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह से करना है, सारी चीज़ें। इसमें जस्ट अपने आप को यूपीएससी स्टडी में फिट कर लो। यूपीएससी जैसे आप स्टडी करते हो तो आपको सारे कंसेप्ट आपको जो है ऑटोमेटिक जो है समझ आ जाएंगे। फिर नियोजन के सामाजिक आर्थिक उद्देश्य भी हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि आप इकोनॉमी पढ़ रहे हो यूपीएससी लेवल की, आप ये मैनेजमेंट इकोनॉमी नहीं पढ़ रहे हो जिस तरह से मैंने पढ़ी है। यहाँ पे हम सामाजिक और आर्थिक पे ही ज़्यादा बात करते हैं, मैनेजमेंट लेवल पे ज़्यादा बात नहीं करते हैं, क्योंकि नियोजन का अर्थ बेसिकली सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों के तौर पर ही जो हमें जो है देखने को मिलता है। तो आधारभूत औद्योगिक संरचना का निर्माण, कृषि उत्पादन में वृद्धि, सुधार, ये सब जो है इसके उद्देश्य हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें राष्ट्रीय संपदा की वृद्धि, वितरण, आत्मनिर्भर स्वफूर्त राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना, गरीबी बेरोजगारी का उन्मूलन, सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन, ये सारी चीजें हमें जो देखने को मिलती है। बीमारियों और निरक्षरता की समाप्ति, व्यापार और वाणिज्य का विस्तार, आय प्रतिस्पर्धा और नियोक्तोन्मुख उत्पादन हेतु उद्यमियों को आर्थिक प्रोत्साहन, भारतीय अर्थव्यवस्था का आधुनिक प्रभावशील प्रतिस्पर्धा रूप से ये कार्यान्वयन करना, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। विशेषता के तौर पर देखें तो सार तत्व हमें यही देखने को मिलता है, इसका काम पुनर्निर्माण जो है करना होता है, यानी कि पूर्वानुमान, सॉरी नॉट पूर्वानुमान,
पूर्वानुमान ही जो है अगर बात करें तो नियोजन का बेसिकली यही हमें विशेषता में देखने को मिलती है कि पूर्वानुमान करना सबसे बड़ा हमारा चैलेंज होता है कि हमें इस चीज़ को ही हम करते हैं। साथ में अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं सबसेट विकल्प के ऊपर जो सबसे ज़्यादा जो है अगर बात करें तो बात करी जाती है। और नियोजन एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है, प्रत्येक क्रियाओं में परस्पर निर्भरता भी पाई जाती है और नियोजन में संगठनात्मक का तत्व भी जो है, क्योंकि चीज़ें संगठन से चीज़ें जुड़ी होती हैं, तो उस कंडीशन में जो है अगर बात करें तो नियोजन में संगठनात्मक तत्व भी जो है बेसिकली जो है पाए जाते हैं। बाकी नियोजन भावी तत्वों आंकड़ों पर आधारित होती है। ऑफकोर्स अगर आप मान लो यूपीएससी प्रिपरेशन करोगे तो आप भी अपने हिसाब से चीज़ों को लेके कि भी यार मेरा इतने महीने में जीएस होना चाहिए, इतने महीने में मेरा पीटी होना चाहिए, तो उसी के सेम चीज़ प्रोसेस को आप यहाँ पे अप्लाई कर दो कि नियोजन में कहने के भावी तथ्यों और आंकड़ों पे जो सबसे ज़्यादा चीज़ें आधारित होती हैं और इन क्रियाओं में विश्लेषण और वर्गीकरण भी होता है। कैसे होता है? जब आप तैयारी करते हो तो आप भी विश्लेषण करते हो कि भाई मान लो आपको पता चल गया यार एथिक्स में अच्छा स्कोर आता है, एसए में अच्छा स्कोर आता है, ऑप्शन में अच्छा स्कोर होता है, तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होगी कि भैया इन 3 सब्जेक्ट को उठा के पहले उखाड़ दो अच्छे से, ताकि इसमें अपने अच्छे से जो बेसिकली अगर बात करें तो कमांड बना लो। तो ये सारी चीज़ें हमें जो है अगर बात करें तो हमें देखने को मिलती हैं। फिर नियोजन की प्रक्रिया में सबसे पहले ये देखने को मिलता है कि लक्ष्य निर्धारण किया जाता है, पूर्वानुमान करना, सीमा निर्धारण करना, वैकल्पिक कार्य विधियों का विश्लेषण मूल्यांकन करना, सफिशिएंट विकल्प का चयन करना, योजना का निर्माण करना और अनुगमन यानी कि इसका पालन हमें जो करने को देखने को मिलता है। नियोजन के मैथ में देखें तो निर्देशन की व्यवस्था करता है एक तरह से, अनिश्चितता को जोखिम को कम भी करता है एक तरह से ऑफकोर्स नियोजन, अपव्ययी क्रियाओं को भी कम करता है। भाई जब हम चीज़ों को सिस्टमैटिक लेंगे तो कहीं ना कहीं चीज़ें जो होंगी हम मतलब फालतू के सोर्सेज को यूज़ नहीं करेंगे जिससे हमारा प्रॉफिट होगा। नव प्रवर्तन विचारों को प्रोत्साहित भी करता है, कहीं ना कहीं निर्णय लेने को सरल भी यहाँ ये अगर बात करें तो बनाता है। फिर नियंत्रण के मानकों का भी एक तरह से बात करें तो ये कहीं ना कहीं निर्धारण भी हमें जो है करता है। अब समस्या आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन में अगर हम बात करें तो हमें ये पता चलता है कि जब चीज़ों को आर्थिक तौर पे जब गणना करी जाती है, यानी चीज़ों को जब हम बात करें जब पूर्व संसाधन और प्राकृतिक संसाधनों को जब अधिकतम संसाधनों का उपयोग यहाँ पे किया जाता है, यानी कि जब प्राकृतिक और पूंजीगत संसाधनों का जब अच्छे से जब हम उपयोग करते हैं तो उसको जो हम आर्थिक नियोजन के तौर पर जो समझते हैं। और पूर्ण परिभाषित आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उपलब्ध संसाधनों का इष्टतम उपयोग करना, यानी कि इष्टतम दोहन करना, अगर हम बात करें तो इस प्रक्रिया को ही आर्थिक नियोजन के तौर पर जो है समझा जाता है। आर्थिक नियोजन अगर हम बात करें तो आंशिक भी हो सकता है, व्यापक भी हो सकता है, किसी क्षेत्र में भी हो सकता है, किसी ब्लॉक में भी हो सकता है, पूरे देश में हो सकता है, किसी राज्य में हो सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि आर्थिक नियोजन इतने में भी हो सकता है, इतने पे भी हो सकता है, इतने में भी हो सकता है और इतने पे भी हो सकता है। अब अगर बात करें आर्थिक विकास हेतु नियोजन की अवधारणा दीर्घकालीन उपनिवेशिक शासन के फलस्वरूप भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद एक ऐसी अर्थव्यवस्था विरासत में मिली कि देखो जब भारत आजाद हुआ था तो हमें क्या मिला था? भुखमरी मिली थी, नंगापन मिला था, सीमित औद्योगिकरण मिला था, ठीक है, ये सब हिंदू मुस्लिम के दंगे हमें देखने को मिले थे, ये हमें गिफ्ट मिला था भारत की आज़ादी के ऊपर। तो अल्प प्रति व्यक्ति आय भी मिली थी, कृषि उत्पादन का निम्न स्तर भी मिला था। यानी कुल मिला के मोटा मोटा ये हुआ कि आज़ादी तो मिली, ठीक है, अच्छी बात है मिली, लेकिन उसके बाद हमें नंगापन भी देखने को मिला, यानी कि कहीं ना कहीं हम हर जगह से नंगे खड़े थे। कुल मिला के ये हुआ। तो जिसके कारण जब चीज़ें हुई, जब भारत सरकार मतलब जब भारत आज़ाद हुआ तो जो उस बुलबुल के बच्चे को, यानी कि भारत, मैं इसको बुलबुल बच्चा कहता हूँ, तो बुलबुल बच्चे को जब विकास की तरफ लेके जाना था तो जिसके कारण हमें आर्थिक नियोजन करना पड़ा। तो नेहरू जी की पॉलिसी आई, हालांकि उन्होंने भी कॉपी पेस्ट मारा, ठीक है, सिंपल सी बात है, उन्होंने भी रशिया का कॉपी पेस्ट मारा, कुछ चीज़ों को चेंज किया और उस संसाधन की तरफ बढ़ गए। तो उस कंडीशन में ये हुआ कि ये पता चला कि लो भी अब भारत का जो है अच्छे से आर्थिक विकास करते हैं, यानी कि आर्थिक नियोजन की तरफ हम जो है इसको लेके चलते हैं। तो अशिक्षा, संकीर्णता, ये सब सारे कारण जो हमें 1947 के उपलब्ध में इसकी उपलब्धियां हमें यही देखने को मिली, ठीक है। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राजनीतिक नेतृत्व के द्वारा ये सारे इस चीज़ों पर ध्यान दिया गया। चाचा नेहरू हमारे यही चाहते थे कि ना हम पूंजीवाद में फंसेंगे, ना हम साम्यवाद, ना ही हम समाजवाद में फंसेंगे। तो वो एक नई विचारधारा लेके आए कि ठीक है, जहाँ पे कंट्रोल तो गवर्नमेंट का होगा, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो है प्राइवेट सेक्टर भी जो है थोड़ा बहुत जो है फला फूलेगा। तो उसके कारण जो है फिर ये जो है एक तरह से एक नई टेक्नोलॉजी लेके आए, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था जहाँ पर राज्य का भी काम हुआ गया और साथ में निजी क्षेत्रों से भी जो है थोड़ा बहुत सहयोग लिया गया। तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था की तरफ जो सबसे ज़्यादा लेके चले, क्योंकि भारत को डर था कि अगर हम या पूंजीवादी खेमे में बढ़ गए या फिर समाजवाद या साम्यवाद खेमे में बढ़ गए तो कहने के भारत का आर्थिक शोषण ही होगा। क्यों? भारत उस समय सिर्फ आज़ाद हुआ था, तो आज़ादी के कारण ना वहाँ पर मतलब पैसा नहीं था, कुछ नहीं था, ठीक है, ऐसे ही बस आज़ादी मिली थी, सबको लूट लाट के तो अंग्रेज ले ही गए थे। तो उसके कारण फिर कहीं ना कहीं नेहरू जी ने बहुत अच्छी पॉलिसी अपनाई कि इन खेमों से बचने की कोशिश करी, और सच में ये बहुत अच्छी बात हमें जो देखने को मिलती है। फिर इसी के सारे ये सारी चीज़ें हुई जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। फिर नियोजन संबंधी प्रारंभिक प्रयास कुछ हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें कांग्रेस ने 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति, देखो ये पीटी फैक्ट है, ये रट्टा मार लेना बॉस, ये पीटी फैक्ट है,
मतलब पीटी और ट्वेंटी यहाँ से क्वेश्चन निकाले जा सकते हैं। 1938 में अगर बात करें राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू में देखने को मिले। इन्होंने ये बोला कि भाई बड़े बड़े उद्योगों, लघु उद्योगों और इन सब इन पे सहकारी खेतों का विस्तार आदि का मतलब सिफारिश करी गई इस चीज को लेके। 1940 में 8 उद्योगपति देखने को मिले, जिसमें मतलब बिरला और टाटा भी दोनों थे, इसमें शामिल थे। तो उन्होंने भी एक तरह से बात करें तो मुंबई योजना का प्लान जो है बेसिकली लेके आए। इसके बाद फिर मन्ना नारायण द्वारा गांधीवादी योजना भी आई, फिर इसके बाद एम.एन. रॉय द्वारा जनता योजना भी आई, और जयप्रकाश नारायण के द्वारा सर्वोदय योजना भी का भी जो एक तरह से विकास हमें देखने को मिला। इस तरह से अगर बात करें छुटपुट तरह से ही सही, छुटपुट तरीके से सही, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात करें तो आर्थिक नियोजन का कहीं ना कहीं एक तरह से बात करें तो हमें जो है विस्तार जो हमें बेसिकली जो है देखने को मिला। ठीक है, प्रारंभिक प्रयास में सही, लेकिन कहीं ना कहीं आर्थिक नियोजन के लिए कुछ हुए। अब विशेष तत्व में यही 1938 में आर्थिक नियोजन को अपनाया गया। 1940 में उद्योगपति आए, जिसको बॉम्बे प्लान के नाम से जाना गया। भारत के लोकप्रिय अभियंता मैसूर प्रांत के पूर्व दीवान एम विश्वेश्वरैया की पुस्तक अगर बात करें प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया 1934 में इसका उल्लेख भी किया गया। और वर्ष 1943 में श्रीमती नारायण द्वारा अग्रवाल द्वारा गांधीवादी योजना का विचार भी जो यहाँ पे रखा गया। स्वतंत्र प्राप्ति के बाद कुछ प्रयास करे गए, जिसमें 1950 में केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के द्वारा, देखो एक प्रस्ताव है यहाँ पे, इस चीज को याद रखना, इसमें योजना आयोग की सिफारिश करी गई। और योजना आयोग जो था ना सांविधिक था ना संवैधानिक था, एक तरह से परामर्शदात्री मतलब संस्था थी ये एक तरह से बात करें। और उसमें इसके कुछ दायित्व जो है निभाने के लिए दिए गए, जो आपके सामने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये कुछ निभाए थे। ठीक है, फिर उसके बाद योजना की सिफारिशें तथा नीतियों का योजना पर अंतिम निर्णय राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा जो बेसिकली किया गया, जिसकी स्थापना 6 अगस्त 1992 को जो बेसिकली करी गई। आर्थिक नियोजन के कुछ प्रकार अगर देखें तो हमें प्रकार में ये देखने को मिलता है आदेशात्मक नियोजन, कुछ निर्देशात्मक नियोजन, प्रक्रिया के आधार पर देखें तो केंद्रीय नियोजन, विकेंद्रीय नियोजन, अवधि के आधार पर देखें तो दीर्घकालीन नियोजन, अवरत नियोजन, अल्पकालीन नियोजन, ये सारी चीजें। और क्षेत्र विस्तार के आधार पर देखें तो राष्ट्रीय नियोजन और क्षेत्रीय नियोजन जो बेसिकली हमें जो देखने को मिलते हैं। फिर इसके बाद हमें देखें तो हमें यह देखने को मिला कि योजना आयोग बेसिकली, हालांकि उस समय अगर बात करें तो केसी नियोगी समिति की संतुष्टि पर देश के संपूर्ण आर्थिक क्षेत्र पूर्वानुमान के 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन तो किया गया था। योजना के प्रथम उपाध्यक्ष की बात करें तो गुलजारी लाल नंदा जी थे, और प्रधानमंत्री जो थे इनके अगर बात करें तो अगर बोले तो इसके अध्यक्ष के तौर पर जो हमें देखने को मिलता है। और लेकिन इस योजना आयोग की जगह नीति आयोग यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग को लाया गया, जिसका गठन अगर बात करें 1 जनवरी 2015 को जो हमें देखने को मिला था। फिर नीति आयोग की संरचना में देखें तो अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र प्रदेशों के उपराज्यपाल, पूर्णकालीन सदस्यों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य पूर्णकालीन सदस्य हैं। अंशकालीन सदस्यों में अधिकतम 2 सदस्य होते हैं। पदेन समिति में मंत्री परिषद से अधिकतम 4 सदस्य, जिसे प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किया जाता है। मुख्य कार्यकारी जो होता है सचिव होता है, इस चीज को याद रखना, जो प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत होता है। यदि आवश्यक हो तो सचिवालय का गठन भी किया जा सकता है, और आवश्यकता के आधार पर क्षेत्रीय विकास परिषदों का भी जो गठन किया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पीटी ओरिएंटेड है। जो भी पूरा माल है, ये मसाला है, ये पीटी का फैक्ट है, ध्यान रखना, ये पीटी फैक्ट लिख लेना बॉस इसको। ठीक है, तो कुछ भी आएगा जो पीटी ओरिएंटेड ही सबसे ज्यादा जो हम अगर हम बात करें तो हमें चीजों को देखने के लिए हमें जो है बेसिकली मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग के कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें अंत्योदय, समावेशिता, ग्राम और जन सहभागिता हमें आदि चीजें हमें देखने को मिलती हैं। और नीति आयोग के उद्देश्य कार्यों में देखें तो ये संस्था केंद्र सरकार के नीति निर्माण में अग्रिम भूमिका निभाती है, जिससे सामाजिक आर्थिक विकास सुनिश्चित हो सके। ये राज्य सरकार के साथ घनिष्ठ रूप से कार्य करते हैं, जिसका उद्देश्य सरकारी संवाद को बढ़ावा देना है। यह ज्ञान केंद्र के रूप में कार्य करती है। ये भारत सरकार की नीतियों और कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति का अनुसरण भी करती है। नीति आयोग द्वारा की गई पहल में देखें तो 15 साल का रोड मैप भी लेके आई है, 7 साल का विजन भी लेके आई है, रणनीतिक कार्य योजना भी लेके आई है, अमृत डिजिटल इंडिया और अटल इनोवेशन मिशन भी जो कहीं ना कहीं लेके आई है योजना आयोग में। और उसमें अगर हम चीजों को थोड़ा डिफरेंशिएट करने की कोशिश करें तो हमें यह देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं ये योजना राज्य प्रेरित है, और ये कहीं ना कहीं नीति आयोग जो है बाजार प्रेरित हमें जो देखने को मिलता है। इसी की जैसे ऊपर से नीचे की ओर इसका दृष्टिकोण हमें देखने को मिलता है, ये नीचे से ऊपर की ओर जो है दृष्टिकोण इसका जो है सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलता है। राज्यों का प्रतिनिधित्व यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे केंद्र और राज्यों का प्रतिनिधित्व हमें जो है देखने को मिलता है। कोई परिषद नहीं है यहाँ पे, क्षेत्रीय परिषद का जो बेसिकली हमें जो प्रावधान हमें जो देखने को मिलता है। फिर वित्त आवंटन का कार्य करता है, लेकिन इसमें सिर्फ सलाहकारी भूमिका निभाता है, कम महत्व है इसका। विशेषज्ञों का जो स्थान सबसे ज्यादा जो यहाँ पे अगर बात करें तो दिया जाता है। फिर इसी के जैसे राष्ट्रीय विकास परिषद को हालांकि खत्म नहीं किया गया है दोस्तों, हालांकि सिर्फ योजना आयोग को खत्म किया है। राष्ट्रीय विकास परिषद आज भी एक तरह से नीति आयोग को जो सपोर्ट करते हुए जो है बेसिकली अगर बात करते हो काम कर रही है।
तो हमें ये पता चला इसका गठन 6 अगस्त 1992 ईस्वी में हुआ। और एक तरह से ये भी एक तरह से कार्यकारी निकाय है, यानी कि ना ये कॉन्स्टिट्यूशनल है और ना ही ये पार्लियामेंट्री से बात करें तो मतलब उसके सपोर्ट से निकली है। ये सिर्फ एक ड्राफ्टिंग के थ्रू ही जो है इसका भी जो है निर्माण यहाँ पे हमें देखने को मिला है। यह देश की पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करती है, यानी कि एक तरह से अगर बात करें तो ये रबड़ की स्टैंप का ही कार्य करती है। जैसे कि हमारे देश के अंदर राष्ट्रपति हैं, जैसे रबड़ की स्टैंप की तरह काम करते हैं, तो उसी के जैसे इसके पास ये भी एक तरह से रबड़ की स्टैंप का ही तरह से जो है काम करती है आज भी। तो इसके भारतीय संघ के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और योजना आयोग जो भी अब तो खत्म हो गया, तो कहीं ना कहीं इसके जो पदेन सदस्य जो होते थे। और संरचना में देखें तो भारत के प्रधानमंत्री एनडीसी के अध्यक्ष होते हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी केंद्र के शासित प्रदेशों के प्रशासक, सभी कैबिनेट मंत्री, योजना आयोग के सदस्य इसके जो है बेसिकली सदस्य होते हैं। उद्देश्य में वही सारी चीजें हैं जो योजना आयोग और नीति आयोग की थी, वही सलाहकारी निकाय देना, अच्छी बातें करना, सारी आर्थिक विकास करना, ये सारी चीजें अगर बात करें, संसाधनों को मजबूत बनाना, तेजी से विकास करना, ये कुल मिला के अच्छी बातें जो भी होती हैं वही सारी अच्छी बातें ये भी करता है कुल मिला के। फिर कार्य में वही सारी चीजें जो नीति आयोग करता है, वही संसाधनों का अपव्यय करना, राष्ट्रीय योजना विचार करना, ये सारी चीजें जो है देखने को मिलती हैं, ये देख लीजिएगा। फिर अधिशासन नियोजन के बारे में बात करी गई थी, ये मैं ऑटोमेटिक समझा चुका हूं बहुत डिटेल में, तो इस पर मैं डिस्कस नहीं करूंगा। अब भारत में पंचवर्षीय योजना की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। देखो प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करें तो ये कहीं ना कहीं यह योजना हेरॉड और डोमर मॉडल पर आधारित थी। कहीं ना कहीं इसका जो प्राथमिक ढांचा था वो कहीं ना कहीं कृषि और किसी क्षेत्र में जो सबसे ज्यादा जो हमें देखने को मिलता है। तो इसमें अगर कुल मिला के अगर हम बात करें, कुल मिला के मैं कंक्लूजन पे आऊँ उसकी पंचवर्षीय योजना के ऊपर, तो हमें यहाँ पे दोस्तों सबसे ज्यादा जो फोकस करना है वो यही करना है कि बेसिकली आप इस चीज को देखते हैं हम। हाँ देखो पंचवर्षीय योजना का अगर हम इसको मूल्यांकन करें कुल मिला के कि भाई हमें, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है या मैं समझाने वाला नहीं हूँ, यहाँ से मोटा मोटा आपको बता के निकल जाऊंगा। देखो 1956 और 1961 में अगर देखें तो कहीं ना कहीं ये हेरॉड डोमर मॉडल पर आधारित थी, जो कृषि विकास पर बल सबसे ज्यादा यहाँ पे दिया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में अगर बात करें तो नेहरू महालनोबिस के ऊपर थी, जिसको औद्योगिक उत्पादन के ऊपर सबसे ज्यादा जो है बेसिकली सबसे ज्यादा जो है फोकस किया गया था। तृतीय पंचवर्षीय योजना में अगर बात करें सुखमय चक्रवर्ती और महालनोबिस मॉडल पे थी, जिसमें अगर बात करें रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना, आत्मनिर्भरता, स्वतंत्रता, ये सारी चीजें अच्छी अच्छी बातें कुल मिला के करी गई थी। लेकिन 1961 से लेकर 1966 में हमें 2 युद्ध देखने पड़े, जिसके अंदर चाइना का युद्ध और बाद साथ में इंडिया पाकिस्तान का युद्ध जो हमें सबसे ज्यादा देखने को मिला। हालांकि इंडिया और पाकिस्तान का कोई निर्णायक निर्णय तो नहीं मिला, लेकिन कहीं ना कहीं हम बात करें चाइना से हम हार गए थे। फिर इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें तो हमें यह देखने को मिलता है कि चतुर्थ में डीआर गार्डिगल की योजना थी, जिसमें समाज में समानता स्थापित करना और स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता की तरफ हमें आगे बढ़ना था। पांचवी पंचवर्षीय डीपी धर मॉडल पे थी, जिसमें गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता के ऊपर फोकस किया गया था। सातवीं छठी पंचवर्षीय योजना की देखें तो निर्धनता का उन्मूलन करना, गरीबी निवारण था, रोजगार का सृजन यहाँ पे करना था। सातवीं पंचवर्षीय योजना में देखें तो रोजगार के नए अवसरों को पैदा करना, कृषि विकास को प्रेरित, समृद्धि और रणनीति विकास करना। आठवीं में प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाना और मानव संसाधन का विकास करना। 9वीं में सामाजिक न्याय तथा समानता के साथ आर्थिक विकास, जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाना, समावेशी समृद्धि द्वारा असमानता को कम करना और मॉडल और सामाजिक न्याय तथा समता के साथ आर्थिक विकास यहाँ पे करना था। 11वीं पंचवर्षीय योजना में तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास, उच्च कोटि का रोजगार सृजन, पर्यावरण का संरक्षण करना, त्वरित सशक्त और अधिक समावेशी विकास यहाँ पे जो है करना था। अगर मोटा मोटा देखें इस चीज को लेके तो हमें यह पता चलता है कि पहली पंचवर्षीय योजना कृषि की प्राथमिकता थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना उद्योग क्षेत्र की प्राथमिकता थी, तीसरी पंचवर्षीय योजना स्वयं रिलायंस पे थी यानी कि आत्मनिर्भर के ऊपर थी, चौथी पंचवर्षीय योजना न्याय के साथ गरीबी को कम करना, विकास कार्य में तेजी लाना, पांचवी पंचवर्षीय योजना गरीबी को हटाना और उनको आत्मनिर्भर बनाना, छठी योजना में ऑलमोस्ट इसी के जैसा था, सातवीं पंचवर्षीय योजना फूड प्रोडक्शन रोजगार उत्पादकता को बढ़ाना, आठवीं पंचवर्षीय योजना रोजगार सृजन जनसंख्या का नियंत्रण करना, नौवीं पंचवर्षीय योजना 7% विकास दर के साथ आगे बढ़ना और 10वीं 11वीं 12वीं में स्वरोजगार संसाधनों का विकास, व्यापक और तेजी से विकास और स्वास्थ्य शिक्षा और स्वच्छता के ऊपर इस चीज के ऊपर सबसे ज्यादा जो है बेसिकली फोकस किया गया था। फिर इसके बाद देखें तो कुल मिला के ये हमारा एक मैप देखने को मिलता है, तो इसको आप देख लीजिएगा पॉज करके कि किस किस चीजों पे क्या क्या हमें वृद्धि मिली, प्राप्ति क्या मिली, लक्ष्य की दर क्या क्या मिली, ये आपके स्क्रीन के ऊपर जो है चीजें हमें देखने को आपको मिलती हैं। फिर एमसीक्यू हमने कुछ खेले, मैं इस पे बात नहीं करूंगा क्योंकि ये सब रिविजन के अंदर नहीं आता। यहाँ पे मैं मेंस पे बात करूंगा। मेंस पे अगर बात करें तो मोटा मोटा अगर बात करें तो यहाँ पे हमें यह देखने को मिलता है कि भारत के कायाकल्प के लिए भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना की। नीति आयोग के कार्य और भूमिका का उल्लेख करते हुए आपको चुनौतियां लिखनी है, उसके बाद इसको एक्सप्लेनेशन के तौर पे जो है बेसिकली अगर बात करें तो आपको करना है। तो दोस्तों कुल मिला के यही है रिवीजन पैटर्न, ताकि जस्ट आपको मेन मेन चीजें करा दी जाए,
क्योंकि मैं बाल की खाल खींचता, कोई फ़ायदा नहीं था। तो बेटर है कि मैं उसको अच्छे से अपने ढंग से जो है करा सकूँ और अच्छे से जो है आपको रिवाइज करा सकूँ। तो हमारा तीसरा वीडियो मतलब बात करें तो हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।